उदयपुर के बड़ी गांव में स्थित दिलखुश फार्म हाउस पर आज मेरे साथ हैं प्रख्यात आर्किटेक्ट वास्तुकार संजीव गुप्ते। पिछले 4 दशक से वे आर्किटेक्चर के रूप में अपना एक योगदान दे रहे हैं। नए नए प्रयोग आपने अपने कार्यक्षेत्र में किए, अपने प्रोफेशन में किए, और न सिर्फ नए प्रयोग किए बल्कि नई पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करने के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहे। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स के मेंबर के रूप में अनेक शैक्षणिक संस्थानों की कार्य पद्धति को, कार्य संस्कृति को न सिर्फ आपको देखने का अवसर मिला बल्कि आपने एक तरह से इस विधा के इंस्टीट्यूशंस को बनाने में भी अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया है। तो आइए आज गुप्ते जी से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनका शौक इस विधा में कैसे लगा, उनका बाल्यकाल पारिवारिक माहौल किस तरह का था, किस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र में पढ़ाई की और अपने आप को तैयार किया, शोध अनुसंधान को किस तरह से प्रोत्साहित किया। गुप्ते जी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे इस चैनल में आज आपका स्वागत है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपको इतना लंबा समय इस क्षेत्र में काम करते हुए हो गया, तो आपका बचपन किस तरह का था, आपको किस तरह का माहौल मिला जिसमें आप पले बढ़े, कहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हुए? तो मेरा जो स्कूल का जो उधर लिए जमशेदपुर एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल झारखंड में, पहले वो बिहार में हुआ करता था। फिर बिहार मेरे ख्याल से अभी हो गए उनको 20 साल पहले उसका विभाजन हो गया, तो वो झारखंड और बिहार अलग अलग। तो ये जमशेदपुर झारखंड का है अभी, झारखंड का। तो ये मतलब इसको कॉस्मोपॉलिटन, जो हिंदी में क्या कहते हैं उसे, एक बहुनगरीय महानगरीय संस्कृति वहाँ विकसित हो रही है। हाँ, तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, एक CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वहाँ वो एज अ मेटलर्जिस्ट साइंटिस्ट थे। तो इसीलिए जमशेदपुर। तो वैसे तो जन्म तो मेरा अमरावती में हुआ है, महाराष्ट्र में है, नागपुर के पास, विदर्भ में। तो उसके बाद हमारा तो पूरा मतलब स्कूल का जितना भी पढ़ाई वढ़ाई पूरा वहीं एक ही जगह पे ही हुआ, जमशेदपुर में। वो लॉयला हाई स्कूल एक वहाँ पे है। तो ये स्कूल को उस टाइम में जो हमारे टीचर थे, तो वो बोल रहे थे कि ये मतलब ये देश के 5 अच्छे स्कूलों में गिना जाता है। तो ये मुझे पता नहीं 5 हो या 100, लेकिन अच्छे स्कूलों में, नामी स्कूलों में, हाँ जरूर। तो वहाँ वो जमशेदपुर ऐसा है कि वहाँ सब लोग आते हैं, मतलब सब जगह से। आप देखें तो कन्याकुमारी से भी है और अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पढ़ने के लिए, गुजरात से भी करने के लिए आते हैं, आसाम से भी, सब लोग मतलब। तो वहाँ तो बड़ा मतलब स्टील प्लांट है, टाटास का, टिस्को उसका नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो वहाँ ऐसे काफ़ी कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्रियली वो बहुत ही प्रोग्रेसिव था वो था। फिर और ये क्या पता है, टिन प्लेट है, इंडियन ट्यूब है, और बड़ा मतलब ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का टेल्को भी, ठीक है जी, और इंडियन कॉपर का भी है, इंडियन ऑक्सीजन भी है। तो ये मेरे ख्याल से उस टाइम देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। तो ये इसमें कल्चर ऐसे थी कि सब लोग मतलब दिन भर तो काम करते थे, शाम को उनको ही रिलैक्स करने तो टाटा के ही अपने क्लब थे, और ऐसे इंडिविजुअल इसके लिए सबको अपना अपना उधर एंटरटेनमेंट के लिए था। तो हम जहाँ रहते थे हम एक जुबली पार्क नाम का एक बहुत बड़ा वृंदावन गार्डन के स्टाइल में बना हुआ था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गार्डन और ये है ना जुबली पार्क, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, मतलब आप अगर बचपन से वहाँ रहो तो आपको वहाँ का मतलब कैसे पार्क बनाते हैं, कैसे वो मतलब आप करीब करीब उसको इतना बड़ा, मतलब ये करीब करीब होगा कि ये 150 एकड़ का जमीन में बना हुआ, उसके अंदर तालाब भी, प्रकृति के सानिध्य में बचपन बीता है। बिल्कुल वैसे है।
और जमशेदपुर क्योंकि उधर काफ़ी पैसा भी था टाटास का, तो उन्होंने बहुत अच्छे ग्राउंड भी बनाए, जी। तो इसलिए स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था। तो वहाँ क्रिकेट खेलना, उधर स्विमिंग करना, तो वो क्लब थे उधर में, स्विमिंग पूल थे, जी। तो उसमें काफ़ी बचपन 10वीं 11वीं तक तो मैं उधर ही था। तो वहाँ काफ़ी स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी उसमें मैंने भाग लिया, जीता भी। तो वो सब मतलब मुझे लगता है कि आजकल के दूसरे टाउन्स में या शहरों में नहीं मिलता है तो वो। अवसर नहीं मिलता। तो ये अवसर मिलने का कारण ये था कि हम्म। देखिए आपका लक कितना काम करता है जी, जी। कि पिताजी को वहाँ नौकरी थी तो सब उधर में। मेरा बड़ा भाई भी, वो भी बहुत अच्छा, मतलब वो तो इंडियन टीम के पहुँच जा सकता था, वहाँ तक क्रिकेट खेल लिया। ये सब इसीलिए कि फैसिलिटी थी। तो इसके बाद क्या होता है कि वहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन है ना, तो सब लोग को था कि क्रेज की लड़का तो आईआईटी में जाना चाहिए। तो मुझे भी लगा मुझे भी जाना चाहिए। तो आईआईटी के एग्ज़ाम दी, तो मेरे दोस्तों को तो मिल गया आईआईटी में। मतलब इसमें मुझे तो, मेरा तो था नहीं वो लिस्ट में नाम कहीं भी। तो मुझे लगा कि और दूसरा इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो मैंने बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया। तो एक एक करके आने लगे। तो मैंने एक आर्किटेक्चर भी था एनआईटी, मतलब अभी एनआईटी नागपुर है, जो वीआरसी पहले नाम था उसका, तो विश्वेश्वरैया रीजनल इंजीनियरिंग का, वहाँ भी मैंने किया था। तो वहाँ पहले आर्किटेक्चर के लिए इंटरव्यू था। अब ये देखिए ऐसा है कि इसमें मतलब ये कुदरत की बात है, क्या इंटरव्यू देने गए तो उनके प्रिंसिपल जो थे वो मेरे फादर के मतलब क्लासमेट थे। अभी उनको भी फादर ने बताया होगा शायद, तो इंटरव्यू में उनको भी पता था, मुझे नहीं पता था कि उनको पता है। तो उन्होंने पूछा कि ये इतना बड़ा दरवाज़ा क्यों है, इंटरव्यू है आर्किटेक्चर की। मैंने कहा कि इतना बड़ा दरवाज़ा कि आपसे डर लगे अंदर जाने वाला प्रिंसिपल को। तो बोला तुमको तो मिल गया। अच्छा, तो admission मिल हाँ गया। एडमिशन मिल गया उसी आंसर पे। हम्म। और जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मुझे पता नहीं था ये कौन हंस रहा है दूसरा भी, तो वो मिस्टर देश पांडे, वो पहले तो वो प्रेसिडेंट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से। तो उस टाइम तो पता नहीं था कौन है बैठे हुए। तो उन्होंने भी देखा, तो ऐसा मुझे भी लगा कि कुछ तो भी इसमें है। तो बाद में इंटरव्यू सब होने के बाद, एडमिशन होने के बाद 1 साल बाद मुझे पता चला, मुझे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बोले वो तुम्हारे फादर को तो प्रिंसिपल जानते थे, तुमको क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने वैसे ही, अब मिल गया तुमको, अगर तुम खराबी दे तभी भी मिल जाता था। अच्छा। तो ऐसा मतलब उस टाइम की ऑनेस्टी देखिए लोगों को, कि नहीं तो सब छुपाते, पर ये बोल रहे कि देखो अभी इतना पारदर्शिता था थी तो पूरी। ये हम ले लेते थे ऐसे। पर इसका मतलब नहीं है कि तुम अभी जो 4 साल यहाँ तुम कुछ भी कर दो तो आप निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना एक्सपेक्टेशन था तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम बात कर लेते हो मगर ड्राइंग में कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो एक मेरे लिए, उसीलिए उसने बुलाया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आजकल तो कोई भी फ़ोन करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर लेता है, उस टाइम तो मतलब उसके रूम में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो हमारा मेरा मतलब बिगनिंग था। मतलब इस प्रोफेशन में आप बाई चांस आए, बाई चॉइस नहीं आए, क्योंकि नहीं, आप आईआईटी में जाना चाहते थे, इंजीनियर बनना नहीं चाहते इसमें थे। थोड़ा बाय, हाँ मतलब ये सेकंड चॉइस हो गया। और जी। इसमें एक मैंने किताब पढ़ी थी फाउंटेन हेड करके, तो ये एन रैंड नाम की बहुत बढ़िया लेखिका है, उसने लिखा था। तो इसमें वैसा बहुत मतलब आर्किटेक्ट को ऐसा बहुत बड़ा राजा दिखाया था कि वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया ही बदल दे सकता है। तो जो ये हवर्ड रॉक नाम का उसका जो ये कैरेक्टर है मेन, तो उसने बताया कि देखो मतलब वो सब दुनिया से अलग काम करता था और डरता नहीं था। मतलब उसको इसी आर्किटेक्चर के लिए जेल भी हो गया, उसको भीख भी मांगना पड़ा, और वो आखिरकार बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया। और ये जो भी चीज़ है व्यवस्था को वो अपने इशारे पे उसने जैसा होना चाहिए वैसा कर सकता था। तो तो उन ये पुस्तकों को पढ़ने के बाद कहीं आपके मन में इस तरह की फील आई हाँ, कि मैं मतलब, इस प्रोफेशन में जाके कुछ नया कंट्रीब्यूट करने की हाँ कोशिश ये करूं? जरूर आई। जी। मगर जिस तरह से हमारा
ये होता था आर्किटेक्चर का जो कोर्स चलता था, उसमें लगता था कि ये हमसे मतलब गलत चीज में ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। मुझे लगता था कि ये साइंटिफिक नहीं हो रहा है, और ये सब मेहनत करा रहे हैं कि आपको मतलब अच्छा चीज दिखाने के लिए कागज पे सही वैसा, मतलब वो जो एजुकेशन है और जो ये है, मैं अपने प्रोफेसर्स की कुछ ये नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये कोर्स सिस्टम ही मुझे थोड़ा लगा कि इसमें कुछ कमी है। लेकिन आप जब देश की जो एजेंसीज हैं जो इस कोर्सेज को एक तरह से गवर्न कर रही हैं, हाँ। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, हम्म। उन संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, हाँ, मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप जाते हैं, तो वो जो आपको पढ़ते समय जो कमियां लगी उनको दूर करने के लिए आपने किस तरह के प्रयास किए और कहाँ तक सफल हो पाए हमारी इस वर्तमान व्यवस्था में? वर्तमान देखिए, मुझे एक मौका मिला था कि इधर भी थोड़े मतलब 10 एक साल आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा के एक इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। तो मैंने कोशिश ज़रूर की, मगर ये जो सिस्टम है वो आपको वापस ऐसा स्ट्रीमलाइन कर देता है कि उसको वापस उधर ही पहुंचना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन इनोवेटिव नहीं, तो उसको करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मुझे लगता है कि अगर इसमें हम, जैसे मुझे एक और मौका मिला था कि ये आर्किटेक्चर करने के बाद मेरे को 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला जी। तो ये एक अलग अलग तरह का प्रोग्राम था। इसमें था फैकल्टी बनाने का, उसमें आपको कोर्स मिलता था, आप क्या सीखना चाहते हो, फिर वही आप पढ़ाने में काम लो। वो कहाँ आपने किस शहर में किया हो? ये अहमदाबाद में किया। ये अच्छा। अहमदाबाद में था, नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन। ये तो NID नाम से विख्यात है। हाँ, विख्यात है NID नाम जी, से। जी, ये जी। ये भी मतलब जैसे स्कूल था, वैसे ये भी कहते हैं कि दुनिया में, वो तो देश की बात करें, दुनिया में 10 सबसे अच्छे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स में से है। और मुझे लगता है भी। जी। वैसे स्कूल का नहीं लगता था, मगर इसका लगता है। ठीक है। तो आप इतने प्रतिष्ठित संस्थानों से आपने शिक्षा ग्रहण की, हम्म। कंट्री का बेस्ट ब्रेन जो है उनके सानिध्य में रह करके आपने पढ़ाई की, और आपको चाहिए 4 दशक से अधिक का समय इस नहीं, प्रोफेशन ये में हो ये गया। बेस्ट ब्रेन का नहीं मैं ये लूंगा, जी। क्योंकि ये मुझे क्या लक पे ज्यादा इसमें मिला कि मैं अहमदाबाद आ गया, उधर से मैंने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा था। नहीं, वो आप आए, तो लेकिन जो हाँ, इंस्टीट्यूशंस है वो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ। और नेचुरली हम मान के चलते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कंट्री का जो बेस्ट ब्रेन है वो वहाँ मतलब पढ़ाते होंगे। आर्किटेक्चर में जो हाँ, ब्रेन्स है architecture, जी। उसमें से बेस्ट ब्रेन्स में से आ जाता है, क्योंकि हाँ। वो क्या है, देखिए आर्किटेक्चर में मैं सोचता हूँ कि बेस्ट ब्रेन्स नहीं आते, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं, जाते वो अलग हैं। है जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। हाँ। और जिन्होंने समाज के लिए, कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है, हम्म। उस ग्रुप में से आपने जो लोग बड़े हैं उनके सानिध्य में रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। तो आपने वहाँ पढ़ाई की, वहाँ आपको कुछ मैं कहूँ कि कुछ शायद आप बहुत जो करना चाहते थे शायद नहीं कर पाए, और कुछ फ्रस्ट्रेशन जैसा आपकी बातचीत से मुझे लगा। फिर आप एकेडमिक्स में भी आपने कुछ पढ़ाया, लेकिन वहाँ भी एकेडमिक बाउंड्रीज जो हैं उन्होंने आपको अपने इच्छा से कुछ करने नहीं दिया, लेकिन आप अपने प्रोफेशन में आपको बिल्कुल फ्रीडम थी। तो ये जो आपका 4-4.5 दशक का अनुभव है, उसमें आपने कुछ नए प्रयोग इंस्टीट्यूशंस के साथ या सरकार के साथ या NGOs के साथ या जो भी एजेंसीज आपके संपर्क में आई, उनके साथ आपने किस तरह के प्रयोग किए और वो कहाँ तक अप्रिशिएट हुआ या कहाँ तक संतोष मिला आपको उसमें? नहीं, ये जरूर आपकी बात सही है कि इसमें मुझे मिला, और इसमें मैं किसी, मेरे ऊपर ही था ये जी। ये ऐसा नहीं था कि मैं कोई दूसरे इंस्टीट्यूट को बताऊं कि ये कमी थी वो, तो इसमें जरूर मौका मिला मुझे। तो ये पहले तो मैंने अहमदाबाद में ही शुरू किया करियर, तो वहाँ ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो ये अपने 83 में मैंने पहला ऑफिस का काम लेके किया था, और दोपहर में क्योंकि NID में था मैं इतना, तो विजिटिंग फैकल्टी का भी काम उसके साथ साथ। तो पहले जो काम थे वो तो जैसे हमको मिलते थे छोटे, कोई किसी का घर है उसको इम्प्रूव कर देना है, एक गैराज है उसको सही कर देना है, ऐसे काम शुरू करने के लिए मिले। मगर साथ साथ मेरे को, क्योंकि मैं NID के साथ भी अटैच था, तो उनको क्या एक बहुत अच्छा स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था कि स्कूल में फर्नीचर डिज़ाइन करने के लिए। तो ये एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने दिया था। तो उसमें उस स्कूल को बच्चों के लिए मतलब लाइट वेट हल्का फर्नीचर जो बच्चे खुद उठा सके। तो एल्यूमिनियम क्या है,
अपने स्टील से 3 गुना हल्का है। मतलब आप एक कुर्सी अगर स्टील में आप बना दे 3 केजी की है तो ये 1 केजी की बन सकती है। ओके तो ये उसका बहुत बड़ा एक फायदा है और ये रस्ट भी नहीं होती। जी। तो इस पे हमने करीब 3 साल काम किया, पूरा फ्रीडम मिला क्योंकि वो इसमें एसोसिएशन पैसा दे रहा था। एनआईडी डिज़ाइन के लिए अपने लैब सब खुला रखते थे, जो करना है करने। मतलब मैंने काफ़ी इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो वो काफ़ी मुझे वो लगा कि जो भी अपना फ्रस्ट्रेशन और वो जो भी आप कह रहे हैं वो सब इसमें निकल गया और इसमें मतलब वो एक तरह का अच्छा मज़ा भी आया और उसको अडॉप्ट भी कर लिया। और इसमें क्या था, मैं थोड़ा इसमें भी लक काफ़ी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ में काम देता है। जो प्रेजेंटेशन था वो यूनियन कैबिनेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को देना था। एनआईडी का जो उस टाइम हेड था मिस्टर बलराम करके थे, इंडस्ट्रियल इसमें जो फर्नीचर डिज़ाइन में, तो उनको जाके देना था। पर उन्हें कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम ही चले जाते। तो मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऑफिशियली प्लेन में भी एनआईडी की तरफ बैठा था, तो वो पूरा प्रेजेंटेशन लेके गया उधर। तो उन्होंने देखा वो काफ़ी मिनिस्ट्री, मुझे लगा मिनिस्टर होंगे काफ़ी, मतलब ऐसा, मैं मिनिस्टर का नाम भूल गया हूँ, मगर वो काफ़ी उत्साह बहुत था उसमें। वो देखा कि कैसे बनेगा। जो स्कूल के हम चेयर भी ले गए तो बैठ के भी देखा, ड्राइंग बोर्ड पे भी हल्के थे। तो मेरे साथ और एक रवि मोकाशी करके मेरे साथ थे, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट पे काम किया था। फिर वो आईआईटी के हेड हो गए थे, अभी रिसेंटली वहाँ से रिटायर हुए जी, आईआईटी गुवाहाटी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो काफ़ी मतलब वो अभी भी मेरे को वो उसका काम आता है। तो हम ये जो भी एक्सपीरियंस थे उस टाइम वो हम क्लाइंट्स को अभी करंटली उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसके दे पा रहे हैं। ये तो आपने करियर के शुरू की बात की, किस तरह के नए प्रयोग किए। इसके बाद इतने लंबे समय से इस प्रोफेशन में है, तो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिसमें आपको रियली कहीं आपने एक अचीवमेंट या एक संतोष या उल्लास की अनुभूति हुई हो? उसके अहमदाबाद से क्या हुआ कि मैं उधर से मुझे इधर एक स्कूल उदयपुर में डिज़ाइन करने को मिला। तो वो द स्टडी नाम से है वो। तो वो मैं इधर आके उसका कर रहा था सुपरविजन है। तो यहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट मिलने लगे। फिर तो मैंने अहमदाबाद और उदयपुर के 2 ऑफिसेस कर दिए, उदयपुर में भी कर दिए। तो उदयपुर में जब शिफ्ट हुए तो उदयपुर में यहाँ एक राजस्थान गवर्नमेंट को सज्जनगढ़ करके यहाँ पे टूरिस्ट ये है जगह, तो उसके नीचे सज्जनगढ़ के नीचे एक बायोलॉजिकल पार्क, मतलब एक बहुत अच्छा जू बनाने का एक मुझे मौका मिला है। तो ये करीब ये शुरू हुआ 2007 में। तो 2007 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो इसको एक जापानीज गवर्नमेंट ने भी इसको एड किया था, जायका नाम है इनके, जापानीज कोलैबोरेशन के साथ इनको फंड्स वहाँ से मिले। तो ये ऐसा ओपन जू होता है जिसमें मतलब जानवर करीब खुले, मगर ऐसा इसमें इसको कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मतलब पिंजरा नहीं दिखे, ऐसा जू बना है। तो ये 7-8 साल इसमें काम किया। तो इसमें मतलब मुझे काफ़ी इसमें अच्छा लगा कि इसमें जैसा करना चाहता हूँ वैसे। मतलब आपको पूरी फ्रीडम मिली सरकार के साथ फ्रीडम काम करते हुए भी? नहीं, पूरी नहीं मिल रही थी, फिर भी काफ़ी मिली। मतलब जिस हिसाब से सरकार के आप देखोगे तो उसमें उनके भी कुछ रहती है, लिमिटेशंस रहती है। तो उनको फिर भी वो काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग, और क्योंकि जापानीज ये भी था, एड था, तो इसमें एक काफ़ी इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ अच्छा एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट करने में बहुत ये मैं जैसे बता रहा था जमशेदपुर का पार्क, तो ये एक बायोलॉजिकल पार्क, ये ठीक है, दोनों अलग है, मगर इससे उसका रिलेशन है। सज्जनगढ़ तो मेरे ख्याल दुनिया में एक प्रसिद्ध हमारे यहाँ का पर्यटन स्थल है उदयपुर का, और निश्चित रूप से सज्जनगढ़ का जो आपने बायोलॉजिकल पार्क बनाया है तो पर्यटकों की संख्या भी यहाँ बहुत अधिक होगी। और जैसा मुझे याद आता है, शायद उस समय के जो हमारे तत्कालीन फॉरेस्ट मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, इसको उद्घाटन के लिए आए थे। और प्राइम मिनिस्टर भी आए, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। तो किस तरह का आपको फिर फीडबैक मिला, आपका जो ये सारा काम था उसको लेकर के?
हाँ, ये मेरे ख्याल से उस जावड़ेकर साहब का ये पहला मेरे ख्याल से ये इनॉग्रेशन था मिनिस्टर बनने के बाद। जी तो उनको तो काफ़ी अच्छा लगा, और एक क्योंकि उन्होंने देखा महाराष्ट्रियन आर्किटेक्ट भी है तो मराठी में भी बोले, ठीक है, अच्छा, वो भी उनको अच्छा लगा कि हाँ 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 एक महाराष्ट्रियन आदमी यहाँ आके स्थानीयता का कर, जो हाँ, एक हाँ, पुट तो है, उनको एक जरा आत्मीयता। उसका, जी पर उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। हम्म। तो वो क्योंकि अगर आए मिनिस्टर भी आपका उत्साह बढ़ाए तो अच्छा अच्छा रहता है। जी जी। उसके अलावा कुछ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आपने कुछ काम किया? हाँ, ये किया, जरूर किया। तो जी एक तो इधर में हम एक हिंदुस्तान जिंक करके एक था कंपनी, वेदांता ने ले ली थी। जी तो उन्होंने एक जावर माइंस यहाँ पे है, वहाँ हम्म। पे कुमार मंगलम करके आता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। कुमार मंगलम जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे नेहरू के कैबिनेट में, जी तो उनका ये था कि अच्छा फुटबॉल होना चाहिए, यहाँ के आदिवासी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं जावर के आसपास। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा एक फुटबॉल का फील्ड वहाँ बनाया था। तो यहाँ मतलब ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन होते। जी तो वेदांता ने भी सोचा कि हम एक एकेडमी बनाए। तो अच्छा, हमने उनके लिए एक उन्होंने स्कूल है, केवीके का स्कूल है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। हमने मतलब वेदांता ने हाँ, हमको हाँ, डिज़ाइन हाँ, करने हाँ, हाँ, हाँ। दिया। तो उसमें हमने उनका ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस रहने के लिए, और जैसा इसको स्टेट ऑफ आर्ट मतलब सबसे अच्छा अभी जो करंट जो है अभी जो होता है वैसा फुटबॉल का किया। तो इसमें खासियत ऐसी है कि अगर आप फुटबॉल के किक मारो एक स्क्रीन पे, तो आपका कितने जोर से मारा है, क्या एंगल पे मारा है, कैसे मारा है, वो आपका रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप जो देखता है कोच आपका, वो देख के इम्प्रूव कर सकता है। तो ये एक उसका डिज़ाइन ट्रेनिंग सेंटर और फील्ड्स बनाना ये बहुत एक अच्छा हो गया। और जी। आजकल तो ये मतलब वैसे जमशेदपुर का भी जो फुटबॉल का है केनन स्टेडियम, और ये मेरे ख्याल से अभी काफ़ी, और गोवा का जो है ये ट्रेनिंग सेंटर्स फुटबॉल के लिए भारत में तो सबसे अच्छे थे। अच्छा अच्छा गुप्ते जी, आपके पास बहुत सारे इंटर्न्स भी आ रहे हैं, चूंकि आपका ऑफिस इतने बड़े स्तर पे काम कर रहा है। तो जो विश्वविद्यालयों से पढ़ करके विद्यार्थी आपके पास आ रहे हैं, उनकी क्षमताओं को, उनकी संभावनाओं को, उनमें कितना पोटेंशियल है, किस रूप में आप जज करते हैं कि वो कितना कुछ कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को इस जो उसका जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है या जो चेंजेस हो रहे हैं, कैसे वो अपने आप को उसके साथ फिट इन करें या मेहनत करें ताकि वो एक अच्छे रूप में कंट्रीब्यूट कर सकें कुछ इस बारे में देखिए बताएं। ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मतलब पहले ज़्यादा आ रहे थे, मैं कोविड के पहले बता, अब बाद में फिर कोविड में कम हो गए थे, अभी वापस आ रहे हैं। जी तो ये सब जगह से आते हैं, नागपुर से आए, खड़गपुर से आए, रुड़की से आए, भोपाल से आए, सब जगह से आते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं उस पर इतना निर्भर नहीं रहता है, तो ये इंडिविजुअल पे है। मतलब इसको इंस्टीट्यूट्स का मैं इसमें पता नहीं चलता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छा है कि खराब है। देखिए इंटरेस्ट तो अच्छा रहता है इनको, मगर जो साइट पे ले जाने वाला कोई नहीं रहता है कॉलेज में। प्रैक्टिकल नहीं रहता है, प्रैक्टिकल भी सुपरफिशियल रहता है, मतलब ले गए वो एक पिकनिक जैसा रहता है। और फिर ये जो ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये खासकर इनको क्या रहता है, इनके 6 महीने की पीरियड होती है कि ट्रेनिंग कंपलसरी है इनकी। कंपलसरी है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये इनको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जी उसमें क्या होता है कि पहले जो कॉलेजेस में होते हैं उनका भी रहता है कि कॉलेज में भी ले जाए, पर वहाँ उनको टाइम जो रहता है वो, क्योंकि बड़े कॉलेजेस से ज़्यादा आते हैं और बड़े शहर में रहते हैं, तो जाने आने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। बल्कि आपको कि आप ये करें कि इसमें जाए साइड पे उधर दिन भर रहे, वैसा नहीं होता है। तो वो एक आध घंटे ही रह पाते हैं। तो वहाँ क्या काम चल रहा है उस घंटे में पूरा एक्सपोजर हाँ, नहीं मिलता वो है नहीं उनको मिलता है। अपने। और वो क्योंकि नई साइड रहते हैं तो वहाँ जाके तो पहले पता पड़ता है उनका क्या होता है कि कहाँ पे साइट शुरू क्या क्या करना क्या है, वो ब्रीफ भी नहीं दे पाते क्योंकि वो जो प्रोफेसर ले जाता है उसको भी पता नहीं रहता। तो ये ट्रेनिंग का ही जो एक मौका मिलता है उसी में वो सीखते हैं। तो ये भी
आप छोटे शहर में जाए तो आप ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसे जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, वो कोर्स के दौरान आए या कोर्स पूरा करने के बाद आए, और फिर आप उनके साथ मेहनत करते हैं, उनको भेजते हैं, काम करवाते हैं, वो अनुभव किस तरह का है? मतलब वो जो थ्योरेटिकल और थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल सीखते हैं, फिर आपके साथ काम करते हैं, हाँ, आप उनको ट्रेनिंग जैसे देते हैं। मैंने कहा कि ये जो इसमें एजुकेशन में जो कमियां हैं वो दिखती है, तो वो आप ट्रेनिंग में वो बच्चे दूर कर लेते हैं फिर उसको। हाँ, कुछ हद तक अच्छा। कर लेते हैं, तो वो उनको भी अच्छा लगता है कि उसके बाद वो जाके पढ़ते हैं, वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो उनको पता रहता है कि क्या करना है और किस लिए पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ कहाँ काम आती है। तो जो नए आर्किटेक्ट या इंटर्न जो आ रहे हैं आपके पास, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस तैयारी या उससे वो आए ताकि और अच्छा बेहतर वो अपने आप हाँ, को। एक तो ऐसा रहता है कि जो भी पढ़ ले तो उसको आप उसी वक्त उसको जज नहीं करिए कि इसमें कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। वो कभी कभी आपको पता चलता है कि वो जो पढ़ाई है वो काम आती है, मगर उसको, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे ही है कि जब तक आप, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपये है, जाके आप 40 रुपए का सामान ले आओ, तभी आपको पता चलेगा कि बाकी के 60 आपके पास आने चाहिए, बिल्कुल। 40 कहाँ खर्च हुए, कितना आप लोगे। मतलब ये बिल्डिंग इंडस्ट्री भी वैसे ही है, कहाँ से सामान लोगे। तो आपका बनेगा कैसे अच्छा, कि आपका सामान अच्छा होना चाहिए, फिर बाद में बनने वाला भी। तो आर्किटेक्चर भी ऐसे ही कुकिंग ही है जी। कि आप सामान पहले अच्छा नहीं लाओगे तो आप अच्छा नहीं बना नहीं कर पाओगे। पाएंगे। तो सामान, फिर जगह जहाँ बना रहे हो, वैसे ही आपका जैसा टेबल है, डाइनिंग टेबल, तो वैसे आपको, आप अगर वो अच्छा बना दे तो आधा खाना तो वैसे ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, हाँ, आपने बड़ा अच्छा कहा कि एक तरह से कुकिंग है, और कुकिंग में जितनी क्वालिटी अच्छी होगी सामान की, उतना ही बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और आपने अपने पूरे करियर में, प्रोफेशन में इस तरह के अनेक प्रयोग किए। कभी आपको ऐसा भी लगा कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला, आपने काम किया, उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहीं मन में एक व्यथा, पीड़ा या दुख हुआ हो कि यार मैं इसमें और अच्छा कर सकता था? ऐसे भी कुछ अनुभव रहे आपके? हाँ, हाँ, रहे जी, क्योंकि ये शेयर कभी, करना चाहेंगे हाँ, कुछ? जी। हाँ, कहेंगे, मगर इसमें मैं नाम और वो नहीं बताऊंगा, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। इसमें जी। थोड़ा ऐसा उनको भी लगेगा। हाँ, 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 हाँ। तो जैसे रेसिडेंशियल इसके ज़्यादा होते हैं, वो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में वो कुछ मैगजीन में से देखते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, और उसको फिर क्या होता है कि वो आप जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहा है, क्योंकि आप भी मान दे, बहुत वो फोर्स कर देगा। जैसा है, आप छोटा प्लॉट है, वो देख के आएगा, अरे इसने तो मैगजीन में देख लिया, इसमें तो 3 कमरे बन सकते थे, आपने 2 ही बनाए। वो आपसे मांग लेगा कि नहीं 3 ही कर दो। तो उस वक्त वो प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। मतलब जो आपका जो क्लाइंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो व्यावहारिक नहीं है, उस कारण से प्रोजेक्ट गड़बड़ होता है। उसका जिम्मेदार आर्किटेक्ट डायरेक्टली नहीं है, वो कन्विंस नहीं कर हाँ, पा रहा है, मतलब ऐसा ही। वैसे तो सब जिम्मेदारी आर्किटेक्ट को लेनी चाहिए, उसमें हाँ। उतना वो रहना चाहिए कि वो Moral, मना कर दे। ethical मगर वो है। आपका अगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तो उसमें ऐसा रहता है कि आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो आप जितना अच्छा होगा वहाँ करना चाहते हैं, मगर वो ऐसे, पर आपके जो सेटिस्फैक्शन जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलती है। तो देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो हमारे इस तरह के रिमोट एरियाज हैं उनमें भी अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, शहर बहुत दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो वो चैलेंजेस हैं, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, कई तरह के चैलेंजेस हैं। दूसरी ओर कई बार हमें लगता है कि भाई हमें मकान बनाना है, ये ज़मीन है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कहा कि यहाँ दीवार खड़ी कर दे, मुझे एक कमरा चाहिए, किचन चाहिए। तो इन सारी परिस्थितियों में आपको एक आर्किटेक्ट की भूमिका को कैसे रेखांकित करेंगे आप, कि आर्किटेक्ट किस तरह से उस। मैं तो आपकी पहली बात पे जी। मैं बताना चाहूँगी, आपने कहा कि देश इतना प्रगति कर रहा है, तो ये प्रगति पे बात थोड़ा करना चाहता हूँ मैं। ये प्रगति क्या होती है, मेरे मायने में तो प्रगति, अगर आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपका अगर पानी ज़्यादा अच्छा मिलने लग गया, हवा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा सुविधा, तो ये इसको मैं प्रगति देखूँगा। जी। आप खाली बड़े बिल्डिंग जल्दी बना दो, जैसा हम काफ़ी क्या कहते हैं कि चाइना ऐसे कर रहा है, एक ही दिन में 15 बिल्डिंग बना देते हैं। मतलब उनका ये स्पीड और ये सब, तो ये इसका
दूसरा साइड है, फ्लिप साइड जिसको कहते हैं, तो दूसरा साइड वो है कि इतने फास्ट वो कहाँ से खोद दे रहे हैं, वहां से उतना बिजली तैयार कर ले रहे हैं, वहां से पानी खत्म कर दे रहे हैं। तो ये सब हम आर्किटेक्चर को मेरे ख्याल से तो टोटलिटी में देखना बहुत जरूरी है। तो आप मतलब इतने इसके मटेरियल फास्ट बनाने में क्या होता है, आपका मतलब मटेरियल कंजम्पशन इतना रैपिड हो जाता है, आपने ज़्यादा ऊंचे ज़्यादा बना दिया है डेंसिटी, तो आपका रोड नहीं वहाँ तक बना रहता है, पानी नहीं पहुँचाता है, बिजली। अभी आप बेंगलोर का सुन रहे हैं ना कि वहाँ पानी कम पड़ गया, काफी क्राइसिस हो गया जी। तो इतने बिल्डिंग बन गए हैं कि उधर में उनको अभी बिल्डिंग का एक सर्वे और पानी कितना था वो जरूर सोचा होगा, मगर वो कैसे सोचा क्या है वो सब वो अभी जैसे मैं उदयपुर में रह रहा हूँ, अगर उदयपुर भी उसी रफ्तार से बढ़ने लग जाए तो इसका भी यही होगा। तो मेरे ख्याल से तो आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि वो क्या बनाना क्या नहीं, उसमें वो काफी ध्यान दे सकता है। चलिए गुप्ता जी, आपसे बातचीत करके ये महसूस हुआ कि देश में जिस तरह से ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसमें अच्छे आर्किटेक्ट्स की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है यदि वो गंभीरता से काम करें, और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम हो। तो जो चैलेंजेस हम आज के दौर में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो वाटर क्राइसिस की बात है, पोल्यूशन क्राइसिस की बात है, तो यदि हम एक इस प्रकार से सामूहिक सहभागिता के आधार पर कुछ योजनाएं बना करके क्रियान्वित करें और अगले 30, 40, 50 साल के विजन को ध्यान में रख करके काम करें, तो शायद वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। आपसे आपके इस प्रोफेशन के अनुभवों के बारे में, भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है उनके बारे में, और नए आर्किटेक्ट किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है।